हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने स्ट्रक्चर ट्रेसिंग सीखा था और मैंने बहुत से रूल्स, बहुत से एग्जांपल्स आप लोग को लास्ट क्लास में कराया था। आज स्ट्रक्चर ट्रेसिंग पर ही आज दूसरा क्लास हम लोग करा रहे हैं और इसमें मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि कहा जाता है कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, जिस स्टूडेंट ने स्ट्रक्चर ट्रेस कर लिया, ग्राफ बना लिया, मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसके मुट्ठी में है ना। आज स्ट्रक्चर ट्रेसिंग में बेसिकली हम लोग पिछले क्लास में जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस हो सकते हैं उन सभी का मैंने आप लोग को मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखाया था कि किस प्रकार से आप लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड आयन का स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो। आज जो कुछ होमवर्क भी दिए गए थे पिछले क्लास में उसको भी हम लोग डील कर लेंगे स्टार्टिंग के 5 मिनटों में, और इसके बाद हम लोग जाएंगे हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट और न्यूट्रल टाइप के बैलेंस्ड कंपाउंड का स्ट्रक्चर ट्रेस करने। मैं बार बार आप लोग को ये बात बता दूं कि अगर आपको स्ट्रक्चर ट्रेस करने आ गया, मतलब अगर संरचना का निर्माण करने आ गया, तो आप विश्वास भी नहीं कर सकते, यकीन भी नहीं कर सकते कि आप कितनी सारे सवालों का जवाब दे सकते हो। इसलिए मैंने केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्टिंग लेक्चर में ही ये बोल दिया था कि जब मैं केमिकल बॉन्डिंग को पूरी तरह से पैक करूंगा, आप यकीन कर लेना आधा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आने लगेगा। मतलब कम से कम 4 से 5 चैप्टर का भला हो जाएगा ना, इधर ही समेट लेंगे हम लोग। आज जो हम लोग स्ट्रक्चर ट्रेसिंग करेंगे दोस्तों, इसमें एक से एक यूनिक क्वेश्चंस रहेंगे। केमिस्ट्री में बोलते हैं ना अपवाद उपवाद, सबको कवर कर लेंगे हम लोग। टफ से टफ लेवल के क्वेश्चन और उसको कितनी सरलता से डील करना है वो सारी बातें रहेंगी, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ट्रेसिंग से क्या क्या यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाओगे। डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, इन सब के एक्सेप्शनल केस हम इसी एक लेक्चर में कवर करेंगे। और स्ट्रक्चर ट्रेसिंग के इस लेक्चर के थ्रू आप लोग एक और बात समझिए कि रेडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट का जो हमारा टाइट्रेशन वाला जो पार्ट रहता है ना, वो सारा चीज भी हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी डील कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखिएगा आज का क्लास। चलिए पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं जो आप लोग को, और हाँ मैं बार बार ये बात बोलूँगा कि लेक्चर को पूरा एंडिंग तक देखना, बहुत हेल्पफुल लेक्चर है ये। एंडिंग तक देखना, देन डिसाइड करना कि आपने क्या क्या नई नई बातें सीखी एक लेक्चर के अंदर, और उसको ना थोड़ा कमेंट के माध्यम से मुझ तक भी अपने विचारों को जरूर पहुँचाना। ठीक है, लेक्चर पसंद आ रहा है या अगर कुछ कमियाँ रह जा रही हैं वो भी जरूर बताना। ओके, चलिए। तो मैंने पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दे रखे थे आप लोग को, हालांकि थ्योरी मैंने अच्छे से कवर करा दिया था। जैसे NO2- ये एक सवाल था आप लोग के पास, इसका आप लोग को इस आयनिक आयंस का हम लोग को क्या करना है, स्ट्रक्चर ट्रेस करना है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। N1, N2, N3 और N4। N1 कैसे लाते हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का नंबर है। तो भैया नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5, एक नाइट्रोजन तो मल्टीप्लाइड बाई 1। सिमिलरली ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है सर 6, 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब प्लस करना। N1 की वैल्यू 18। N2 कैसे निकालते हैं, तो N2 निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड में या आयन में जो भी हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोजन का नंबर इंटू 2। तो भैया यहाँ हाइड्रोजन तो 0 है तो 0 इंटू 2 प्लस एक्सेप्ट हाइड्रोजन अदर एटम कितने हैं, तो सर 3 है, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो अदर एटम इंटू 8 करना रहता है। सबको जोड़ दो तो भैया N2 की वैल्यू 24 आ गई। सारी बातें आप लोग को पिछले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने आपको करा रखा था। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा सिस्टम ही ऐसा है कि मैं शुरू में आपको बहुत ज्यादा पढ़ाने पर बिलीव करूंगा, बट हाँ एक बार आप कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया ऐसा नहीं होगा। एक एक चीज आपको समझ में आएगी, आपके दिल दिमाग में उतरेगी, ये जिम्मेदारी मेरी है। हाँ मगर उसके बाद जब आप शुरू के मेरे लेक्चर्स को कमांड में ले लोगे, इसके बाद बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट कैसे ढहते जाएंगे ना, इस चीज को आप फील करोगे। ठीक है, और हर स्टूडेंट ये बात बोलता भी है। इस बात के लिए मैं बहुत दिल से आप लोग का आभार व्यक्त करता हूं। चलिए N3 कैसे लाते हैं, तो भैया N3 N2-N1 कर देना। तो 24 में से 18 गया, बचा 6। ये जो N3 की वैल्यू आती है ना, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करती है, मतलब बंद बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों ने हिस्सेदारी की। अब हमको पता है कि एक जो बॉन्ड होता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस टर्मिनल पे, एक इस टर्मिनल पे। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड कितने हैं सर, 3 है, क्योंकि एक बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा ना, तो 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो लाना रहेगा, ये काम की चीजें, इसलिए इसको अलग कलर में लिखा हूं। तो भैया वो N3/2 कर देना। तो टोटल कितने हमारे पास स्ट्रक्चर में बॉन्ड आएंगे सर, 3 बॉन्ड आएंगे। ऐसे ही N4 लाने के लिए आप लोग क्या करना है, N1-N3 करो। N1 की वैल्यू रखे थे कितना, 18। N3 की वैल्यू भी ला चुके हो सर, 6 लेना, 3 मत लेना। 3 तो N3/2 था,
सॉल्व किया 12 आया। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब असाझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निरूपित करता है, जो बंधन में भाग नहीं लिए, बेरोजगार की तरह बैठे रह गए। ठीक है, तो इनसे क्या निकलता है? इनसे निकलता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है ना, वो एक्चुअल में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का सेट रहता है, जोड़ा रहता है। जैसे दो चप्पल पहनते ऊपर बोलते हो ना, चप्पल पहन के आया हूं, चप्पले पहन के आया हूं, ऐसा नहीं बोलते। जूता पहन के आया हूं, जूते नहीं पहन के आते हम। ठीक है, तो दो जूता है, एक सेट को हम लोग उसी तरह से क्या बोलेंगे? लोन पेयर। वो n4/2 कर दो, तो n4 की वैल्यू 12/2 कितना आ गया? 6। अब हम लोग को बनाना रहता है एक रफ स्ट्रक्चर। रफ स्ट्रक्चर में सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए, अष्टक पूरी तरह से भरा होना चाहिए। तो पहले सेंटर एटम चूज करो। सेंटर एटम चूज करने के लिए मैंने 3 रूल बताया था। पहला, जो नंबर में कम आए। दूसरा, जिसका एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार ज्यादा है। तीसरा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, विद्युत ऋणात्मकता कम हो। और चौथा, जिसकी कोवैलेंसी ज्यादा है। ये 4 रूल्स में से अगर कोई एटम 3 रूल फॉलो करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो सेंटर एटम मतलब राजा बनता है, किंग बनता है। तो यहां सेंटर एटम ड्यू टू लेस इन नंबर, लो नेगेटिविटी, हाई कोवैलेंसी के कारण कौन आ गया? हमारा नाइट्रोजन बन गया। सेंटर एटम बीच में आएगा, वो राजा है। तो ऑक्सीजन क्या है? प्रजा है। अब प्रजा हमेशा राजा से जुड़ी रहती है, तो ये राजा हो गया और इसके साथ प्रजा जोड़नी है। प्रजा जोड़ने के लिए ध्यान देंगे केवल कितने बॉन्ड है हमारे पास? 3। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 6। तब ये 3 ही बॉन्ड यूज करना था। तो देखो 2 ऑक्सीजन थे, एक को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, एक को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। सारी बातें मैं पहले करा चुका हूं ना दोस्त, फिर भी एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं। ठीक है, अब बचे कितने हैं? सबका ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन और इसका अष्टक पूरा कराने के लिए, तो इसको 2 लोन पेयर मिल गया, इसके 8 अष्टक पूरा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया था, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखा था। 2 और लोन पेयर, 1 लोन पेयर दे दो, इसके भी अष्टक पूरे हो गए 8। ये वाला सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, मतलब खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन था। 6 और चाहिए, 6 और चाहिए, मतलब 3 लोन पेयर इसको मिला। तो ध्यान देंगे 3 लोन पेयर इसको मिला, 1 इसको और 2 इसको, कुल मिला के 6 लोन पेयर का हिसाब मिल गया कि नहीं मिल गया? मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सही था। 3 बॉन्ड 6 लोन पेयर यूज करके मैंने एक रफ स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें हर परमाणु का अष्टक क्या है? पूरी तरह से भरा हुआ है। अब उसके बाद आता है फॉर्मल चार्ज, आंशिक आवेश की गणना करना। और ये जो फॉर्मल चार्ज होता है ना दोस्तों, वो हर एक एटम का अलग अलग निकाला जाता है। कंपाउंड में जितने परमाणु है सबका अलग अलग आपको फॉर्मल चार्ज लाना पड़ेगा। तो अगर मैं फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन एटम लूंगा, उसके लिए हमारा फॉर्मूला आता है फॉर्मल चार्ज के लिए सर x - y - z, जहां x क्या है? उस तत्व की वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। y क्या है? y उस एलिमेंट से जुड़े हुए बॉन्डों की संख्या, बंधों की संख्या। और z क्या है? उस एलिमेंट पर उपस्थित असाझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं लेना इस बार, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो भैया यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा, उसकी वैलेंसी 5 है, माइनस y मतलब नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड जुड़े हैं? तो सर इधर से 1, इधर से 2, टोटल 3 बॉन्ड है, -3। z मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे कितने दिख रहे हैं सर? 2 दिख रहे हैं। लोन पेयर नहीं लेते इस बार, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो -2। टोटल फॉर्मल चार्ज क्या आ गया? 0। फॉर्मल चार्ज ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम पे लूंगा, इस पे वैलेंसी ऑक्सीजन के 6 रखा। बॉन्ड कितने जुड़े हैं? तो सर -2 कर दिया। टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने सर? 4 दिख रहे हैं, तो -4 कर दिया। फॉर्मल चार्ज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम पे क्या आ गया सर? 0 आ गया। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम पे लेने जाऊंगा मेरे प्यारे साथियों, तो क्या करना है? पहले वैलेंसी 6 माइनस कितने बॉन्ड जुड़े हैं सर? 1, तो -1 कर दिया। और कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर? तो 6 हैं, तो -6। टोटल वैल्यू क्या आ गई? -1। तो इस तरीके से अब आप ऐसा एक रफ डायग्राम बनाएंगे, जहां पर ये सब यहां तक का चीज मैंने पहले ही रिपीट कर रखा था। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आया, नाइट्रोजन पे भी कोई चार्ज नहीं आया, पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे क्या आया सर? एक माइनस चार्ज आया, इसलिए माइनस लगा दिया। यही बन गया मेरा किसका स्ट्रक्चर? NO2- का। इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी लोगों ने इसको सही लाया होगा। पिछले क्लास में इस टाइप के कई सवाल हमने ऑलरेडी बनाए थे, दर्जनों सवाल बनाए होंगे, और मैंने आप लोगों को कुछ सवाल होमवर्क दिया था। तो उसी होमवर्क को मैं आपके सामने बस रख दे रहा हूं कि आपने जो बनाया है सही बनाया भी है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था N3- का आप लोग को एजाइड आयन का आप लोग को स्ट्रक्चर बनाना था। सारी बातें मैथमेटिकली N1, N2, N3, N4 क्लियर है। N3, N4 से आप लोग को काम रहता है, क्योंकि N3 आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स बता देता है, जो कि इस बार कितने आ रहे हैं सर? 4 बॉन्ड आ रहे हैं। N4 आप लोग को नंबर ऑफ लोन पेयर बता देता है, जो भी कितना आ रहा है सर? इस बार 4 ही आ रहा है।
अब 4 बॉन्ड 4 लोन पेयर लेके एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो याद रखो इस बार केस में ना 2 केस आएंगे, स्पेशल केस है, ये IITs में पूछा हुआ सवाल है और बहुत सारे डिफरेंट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में पूछे जा चुका है ये। एक तो लड़का ऐसा बोलेगा सर सेंटर एटम में 1 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन खड़ा किया, 4 बॉन्ड देना है, मतलब दोनों को डबल डबल बॉन्ड से जोड़ दूं। बिल्कुल सही है। एक लड़का बोलता है कि नहीं सर एक साइड से ट्रिपल जोड़ता हूं, एक साइड से डबल जोड़ता हूं, सिंगल जोड़ता हूं। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। चलो दोनों को अलग अलग केस मान के हम चेक करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है कौन सा नहीं है, क्या ये दोनों सही है कि क्या दोनों गलत है। ठीक, तो चलिए देखिए पहला केस लिया मैंने, ये वाले स्ट्रक्चर को चूज किया। अब ये वाले स्ट्रक्चर में इस एक डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज ला लो तो इसका भी वही आएगा भाई, है ना। तो भैया हमने डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एटम पे चार्ज लिया, x माइनस वाई माइनस जेड का कॉन्सेप्ट, तो 5 माइनस कितने बॉन्ड जुड़े हैं सर, 2 बॉन्ड जुड़े हैं तो 2, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे यहां पर 4। आप लोन पेयर यूज कर सकते थे। इधर देखो इसके तो 4 बॉन्ड थे, मतलब इस पे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई अनशेयर्ड या लोन पेयर देने की जरूरत नहीं थी। बट इनके पास तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इनके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लोन पेयर के साथ 4 और इलेक्ट्रॉन आएंगे और टोटल इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? वैसा ही यहां भी है, तो इसलिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 रखा, टोटल वैल्यू क्या ला लिया सर -1। सेंट्रल नाइट्रोजन एटम पे लोगे तो मेरे प्यारे साथियों 5 नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 माइनस टोटल बॉन्ड कितने हैं 4 और माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0। सॉल्व किया वैल्यू क्या है 1। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो दोनों डबल बॉन्डेड जो नाइट्रोजन एटम है ना इनके ऊपर क्या चार्ज आया, फॉर्मल चार्ज -1 और बीच वाले सेंट्रल नाइट्रोजन पे क्या है सर +1। पूरा कैलकुलेशन करोगे तो एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और केवल एविडेंस में क्या बचेगा N3-। इज दैट क्लियर एवरीवन? मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है। चलो केस 2 को भी क्लियर करते हैं, केस 2 सही था कि नहीं था। तो प्यारे साथियों आप देखेंगे इस बार फॉर्मल चार्ज ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे लो, तो भैया बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड बने हैं 3, माइनस किया, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर 2, उसको भी माइनस किया। अब ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कैसे रखते हैं वो तो क्लियर है ना, अष्टक को पूरा भरना है। लेक्चर नंबर 1 देखो तो आराम से क्लियर हो जाएगा। सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज लिया दोस्तों -2 आया, और सेंट्रल नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज केंद्रीय जो नाइट्रोजन है उसका फॉर्मल चार्ज लाया तो वो +1 आया। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस पे कोई नहीं आएगा चार्ज, यहां पर प्लस यहां पर -2, एक प्लस और एक -2 सॉल्व करने पे भी फिर से क्या मिला हम लोग को N3-। तो इसके बाद इसके 2 स्ट्रक्चर बने, ये भी सही है और ये भी सही है। आया हुआ सवाल है आपके इंडिया के बिगेस्ट एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं भाई? ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को एज एन होमवर्क दिया था। अब नेक्स्ट आता है जिसका आप लोग बहुत प्यार से नाम जानते हो, हमारे पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन। ओजोन का आप लोग को स्ट्रक्चर बनाने मैंने आप लोग को एज एन होमवर्क दिया था। थ्योरी मैंने पहले ही पूरी पढ़ा रखी है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग के सामने आंसर लिख दिया हूँ ताकि आप मैच कर लें, और जिन लोग नहीं भी पढ़े हैं उन लोग यहाँ से रिलेट कर लें, क्योंकि मैं आप लोग को स्ट्रक्चर ट्रेस कराना सिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर एक बार दोस्तों यकीन करो, स्ट्रक्चर ट्रेसिंग आ गया ना पूरा इनऑर्गेनिक आपके मुट्ठी में डाल दूंगा ना मैं। क्या रेडॉक्स चैप्टर, क्या मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर, क्या पी ब्लॉक चैप्टर, क्या डी ब्लॉक चैप्टर, क्या केमिकल बॉन्डिंग खुद, ये 5 चैप्टर का ना एक पूरा का पूरा निचोड़ ना आज के क्लास में आपको मिलने वाला है। और साइंस ऐसे ही पढ़ा जाता है, 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट इतना दमदार पढ़ो ना कि उसको आप 10 जगह यूज करना सीख जाओ। उससे 2 फायदे हैं, एक कॉन्सेप्ट को अगर आप 10 जगह यूज कर रहे हो तो आपका दिमाग उसको पूरी तरह से क्या करेगा, समराइज कर लेगा। तो इतना बड़ा जो आपको केमिस्ट्री दिखता है वो बहुत छोटा हो जाता है अगर ऐसे टीचर रहें और ये एक ही कॉन्सेप्ट को जगह जगह यूज कराना सिखाए। दूसरा, इतना टाइम रिवीजन होता है कि एग्जाम में भी हम लोग उस अप्रोच को यूज कर पाते हैं, मतलब सही होने की चांसेस भी बढ़ जाती हैं। तो साइंस को फ्लो किया करो, मेंटली फ्लो करियो। चलो इधर आओ, ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। N1 N2 ये सब दुनियादारी ला लिया। बॉन्ड्स कितने मिले सर 3, और लोन पेयर कितने मिले 6। 3 बॉन्ड से अपने को 3 ऑक्सीजन को जोड़ना है और उनका ऑक्टेट कंप्लीट कराने में अपने को 6 लोन पेयर यूज करना है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। एक सेंटर में डाला, डबल बॉन्ड से 1 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से 1 ऑक्सीजन, 3 बॉन्ड ही यूज हुआ। अब सबके 8 इलेक्ट्रॉन करने, इसके पास 2 है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर जाएगा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है क्योंकि 3 बॉन्ड थे तो 1 ही लोन पेयर मिलेगा ताकि इसके 8 हो गए। इसके पास डबल बॉन्ड था मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे, 4 और आ जाएंगे 2 लोन पेयर के रूप में। सबका अपना अपना अष्टक पूरा। अब क्या करना है, फॉर्मल चार्ज लाना है। तो भैया फॉर्मल चार्ज लाया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे जो कि 0 आया। सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पे लाया
तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, बॉन्ड कितने जुड़े हैं सर 3, और लोन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने सर 2, सॉल्व किया वैल्यू आई 1, और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम पे भी लाया फॉर्मल चार्ज, वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों -1। इस तरीके से ओजोन का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनता है ना वो कुछ इस प्रकार से बनता है। आया बात सभी लोग को समझ में? तो इस तरीके से दिखता है आपका ओजोन। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। सारा होमवर्क दिया हुआ था ना मेरा। ये आपका हाइड्रोनियम आयन, ये वो केस है जहां पर हाइड्रोजन यूज हो रहा है। अभी तक जितने भी मैंने एग्जांपल दिए थे उसमें हाइड्रोजन यूज नहीं हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन हम यूज कर रहे हैं। यहाँ N1 की वैल्यू लाया मेरे प्यारे साथियों। क्या करना है भैया, जो भी हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 × 3, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और एक ही ऑक्सीजन है तो 1। अच्छा यहाँ प्लस चार्ज है, बोले तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। N1 इलेक्ट्रॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, निकल रहा है, इसलिए माइनस कर देना। प्लस चार्ज को माइनस, माइनस चार्ज को प्लस करना रहता है, कॉन्सेप्ट याद रखना। N1 की वैल्यू 8 आ गई। N2 कैसे निकालते हैं, तो मैंने बार बार बताया था थ्योरी लेक्चर में कि हाइड्रोजन × 2 प्लस अदर एटम × 8 करना। तो हाइड्रोजन इस पर 3 है दोस्तों, तो 3 × 2 किया, अदर एटम तो एक ही है ऑक्सीजन, तो 1 × 8 जोड़ दिया मैंने, तो 6 और 8 क्या हो गया 14। N3 की वैल्यू तो N2 - N1 से आ जाएगी और वो आपको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बताएगी। तो इस बार बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है। तो अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 है दोस्तों, तो भैया नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 हैं। ये काम की चीज हो गई, बॉन्ड्स हम लोग को नंबर पता चला। नेक्स्ट आता है आप लोग को लोन पेयर लाने के लिए आपको N4 चाहिए, जो कि N1 - N3 करेंगे, मतलब 8 - 6 वैल्यू आई 2, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो भैया लोन पेयर कितना आएगा, इसका आधा कर दो, क्योंकि 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर बनाते हैं। तो भैया क्या हो गया, एक लोन पेयर आया। रफ स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन पे या तो 8 पे। तो भैया 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर यूज करना है, एक ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन के साथ। तो भैया ऑक्सीजन सेंटर एटम बन गया बीच में, हाइड्रोजन प्रजा हो जाएगी, ऑक्सीजन राजा, प्रजा राजा से जुड़ा हुआ रहेगा। 3 बॉन्ड थे, तीनों बॉन्ड लगाया मैंने, सारे हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड आए थे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आए थे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, मतलब ये जो एक लोन पेयर है ये ऑक्सीजन को मिल गया। इसका भी हिसाब क्लियर। अब आएंगे फॉर्मल चार्ज के ऊपर। तो फॉर्मल चार्ज कैसे लेंगे हाइड्रोजन पे, तो भैया हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बॉन्ड भी कितने बने हैं 1, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर 0 है। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। बट ऑक्सीजन एटम पे जब मैं लिखूंगा तब वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। कितने बॉन्ड जुड़े हैं इस ऑक्सीजन एटम से, तो सर 3, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर 2। तो टोटल फॉर्मल चार्ज क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया। आंशिक आवेश ऑक्सीजन परमाणु पे 1 आया। तो ये बन गया स्ट्रक्चर। ये जो +1 आया मतलब +1 आया, तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बन गया। एक बार स्ट्रक्चर बनता है ना तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती है। दिखाऊं क्या क्या क्या। पहला अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन लेने जाऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या लाते हैं सर, सिग्मा बॉन्ड प्लस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझिएगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक लोन पेयर भी है ना इसके ऑक्सीजन के पास पहले से। तो आप बताइए, हमेशा याद रखना हाइब्रिडाइजेशन सेंटर एटम का लिया जाता है दोस्तों। किसका, सेंटर एटम का। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करना है, तो चलो यहाँ पर मैं नोट करके बता दे रहा हूं। हर सिंगल बॉन्ड अपने आप में एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। डबल बॉन्ड जब भी आएंगे एक सिग्मा आएगा, एक पाई आएगा। और ट्रिपल बॉन्ड जब भी आता है उसमें एक सिग्मा आता है, 2 पाई आता है। ये याद रखेंगे सब लोग। मतलब सिग्मा हमेशा एक आता है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा बॉन्ड आता है ना वो पाई के लिए काउंट हो जाता है। और बाकी जो भी एक्स्ट्रा आता है वो किसके लिए काउंट हो जाता है, पाई के लिए। क्लियर है सभी लोगों को। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो भैया देखो, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो यहाँ 3 सिग्मा आ रहा है, एक लोन पेयर आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 4 बोले तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या आएगा, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का टाइप लेना होगा तो s की पावर में 1। अभी 3 बचा है, उसको p की पावर में चढ़ा दो। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। एक बार हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 मतलब आप समझ गए कि वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होल्ड कर रहा होगा या उस टाइप से रिलेटेड ज्योमेट्री। समझ में आ रही। अच्छा नहीं, टेट्राहेड्रल आएगा नहीं क्योंकि 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है, तो पिरामिडल ज्योमेट्री है। ओके चलिए, और भी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट और ये सारी चीजें भी आप लोग आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बड़ी काम की चीज हो जाती है हमारी क्या। अच्छा, इसका नेचर भी बता सकते हो। सारे सिंगली बॉन्डेड जुड़े हैं, इसका मतलब ये कौन से कैरेक्टर में है सर, कोवेलेंट है।
याद रखना, कोई भी कंपाउंड पूरी तरह से 100% कोवेलेंट या आयनिक नहीं पॉसिबल है इस पृथ्वी पे। 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट हमारे पृथ्वी पर कोई भी कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। थोड़ी बहुत इंप्योरिटी सब में रहती ही है। अच्छा, अगर ये कोवेलेंट है, मतलब आपको मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सब कुछ पहले लेक्चर में क्लियर किया हूं। तो कोवेलेंट इज लिटरली उससे आयनिक से कम, मतलब ये या तो गैस स्टेट में रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड आने के कारण, या तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, या तो गैस स्टेट या तो लिक्विड स्टेट। क्यों? क्यों कोवेलेंट है, आयनिक बॉन्ड आ रहा था तो सॉलिड स्टेट में मेंटेन करता। तो आप उसका फिजिकल बिहेवियर बता सकते हो, आप उसका बॉन्ड का नेचर बता सकते हो, आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, अगर आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। और कई बार आप उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि रेडॉक्स के चैप्टर में पढ़ोगे वो बता पाओगे, जब आप उसका क्या कर दो स्ट्रक्चर बना पाओगे। कई बार ना आप जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करके ऑक्सीडेशन स्टेट लाते हो ना, वहां गच्चा खाओगे, आगे दिखाऊंगा ना मैं। चलो, ये है अमोनियम आयन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें मैंने कैलकुलेट करके स्ट्रक्चर बना रखी है। NH4+ ऐसा ही दिखता है। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या सॉरी इसका अगर मैं वो देखूंगा तो आप साफ पाओगे कि सर यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, किस पे? हमारे सेंटर एटम पे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा सर? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, मतलब 4, मतलब sp3। बिकॉज लोन पेयर आया नहीं है इसलिए ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट नहीं होगी, मतलब संरचना विकृत नहीं होगा, इसलिए इसका जो ज्योमेट्री आएगा मेरे प्यारे साथियों वो टेट्राहेड्रल ही रहेगा। क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। अभी अपने को कैसे पता चल रहा है कि कब टेट्राहेड्रल लेना है, कब पिरामिडल लेना है, कब बेंट शेप लेना है? तो भैया आगे चल के मैं आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन का अपना पूरा धागा खोल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके 11th के केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है, 12th के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजी यौगिकों में भी आता है, ऑर्गेनिक में भी आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, आगे सीखेंगे, और जो सीखेंगे कंठस्थ सीखेंगे, ऐसा कि उसके बाद दुनिया की कोई भी किताब से आप सवाल लगाओ, कहीं के भी पेपर से आप सवाल लगाओ, आपसे एक एक सवाल लगना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इतना मैं आपको ट्रेंड करके दूंगा, ठीक है। चलिए, बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, मतलब क्या है भैया? कोवेलेंट नेचर के हैं। अगर कोवेलेंट नेचर के हैं, सहसंयोजी प्रवृत्ति के हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है गैसियस या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही बता अमोनियम आयन क्या है? एक गैसियस आयन है, ठीक है। चलो, अब यहां पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों को दे रखे हैं, आपको क्या क्या लाना है? तो बहुत सारी चीजें हम लाने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर नॉर्मल या हाइपोवेलेंट हाइपरवेलेंट कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर पे बात करूंगा। सबसे पहले CH4 कार्बन, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है सर? 4, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी सर? 2,4। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? तो भैया हाइड्रोजन तो खाली एक ही बॉन्ड बनाता है। तो भैया एक बॉन्ड से एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, कार्बन बना सकता है 4 बॉन्ड, तो वो कुछ इस तरीके से 4 बॉन्ड से 4 का हाइड्रोजन एटम इस सेंट्रल कार्बन एटम से जुड़ जाएगा। सेंट्रल क्यों? क्योंकि अकेला है। चलो, अब बताओ इसका आप क्या क्या चीज निकाल सकते हो। तो पहला तो ये स्ट्रक्चर जनरेट हो ही गया इसका, है जी, जिसमें देखो सभी के सभी की अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? बिल्कुल है। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये खुश, अष्टक भर गया। हर एक हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक एक बॉन्ड से जुड़े ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना भैया, तो इसकी ये लोग भी खुश, सब खुश, खुशी खुश। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब अगर मैं बात करूं कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो आप देख पाओगे सर सिग्मा 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 सिग्मा। तो पहला इंफॉर्मेशन कितने सिग्मा है सर? 4 सिग्मा, 0 पाई है, 0 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं निकालने जाऊंगा दूसरा इंफॉर्मेशन, तो वो हो जाएगा सिग्मा प्लस लोन पेयर बोले तो 4। हाइब्रिडाइजेशन का टाइप अगर मैं कंसिडर करने की कोशिश करूंगा तो आप समझ जाओगे सर sp3 है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर आया नहीं है, तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होगा नहीं, मतलब वो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल है। बात समझते जाओ ना, टेट्राहेड्रल है। 5वां, अगर टेट्राहेड्रल है तो उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, बॉन्ड एंगल भी पता चल गया। 6वां, कोवेलेंट है कि आयनिक है? तो भैया कार्बन s ब्लॉक p ब्लॉक से, हाइड्रोजन भी p ब्लॉक से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है नहीं, मतलब ये कोवेलेंट है, सहसंयोजी है। और अगर ये कोवेलेंट हो रहा है मतलब ये कौन से स्टेट पे एग्जिस्ट करेगा सर? गैसियस स्टेट पे एग्जिस्ट करेगा। और आप सबको पता है ये गैस का नाम है मीथेन गैस।
कहाँ यूज करते हैं? एलपीजी सिलेंडर में, या फिर इसको मार्श गैस भी बोलते हैं, मड से निकलता है, मड गैस भी बोलते हैं। और सोचो, और क्या क्या सोच सकते हो, और क्या क्या सोच सकते हो, और सोचोगे अगर, चलो दिमाग लगाते हैं ना। ऑक्सीडेशन स्टेट लाता हूं मैं दोस्तों, क्या ला रहा हूं सर? ऑक्सीडेशन स्टेट ला रहा हूं। तो हर एक हाइड्रोजन जब टूटेगा ना, ये हाइड्रोजन टूटा, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? लिटरली आप प्लस लोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे अगर प्लस चार्ज आता है तो फिर कार्बन पे माइनस, या हाइड्रोजन पे माइनस ले रहे तो कार्बन पे प्लस, दोनों ही ड्यूल वैलेंसी भैया, प्लस माइनस ये भी करता है ये भी करता है। कुल मिला जुला के अगर देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग -4 +4 इस तरीके से लोगे। तो कितनी सारी चीजें अब आप लोग डील कर सकते हो अगर आप इसका क्या बना पाओ, स्ट्रक्चर बना पाओ। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्ट्रक्चर ट्रेसिंग सीखिए दोस्तों, मजे की चीज है स्ट्रक्चर ट्रेसिंग। ओके, आगे बढ़े। चलो SF6 है, चलो इस कंपाउंड को बस मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। बाकी मुझे पूरा यकीन है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको पूरी तरह से समझ रहे हैं कि ये किस तरीके से क्या बना। सल्फर की वैलेंसी ही 6 होती है, 6 इलेक्ट्रॉन बनाने की औकात होती है, और ये कुछ इस तरीके से पूरा बन गया। 6 सिग्मा 0 लोन पेयर है, मैं बस यहाँ पर लिटरेट कर दे रहा हूँ। तो भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? 6 आ जाएगा, मतलब sp3d2। sp3d2 क्या होता है? तो आप सबको पता है sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, अष्टफलकीय ज्योमेट्री। तो कभी पूछ दिया जाए SF6 की ज्योमेट्री क्या है, हालांकि अभी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री नहीं पढ़ाया हूं, बट बता देता हूं, अष्टफलकीय होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जनरेट होती है, ठीक है। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री 120 डिग्री, दो टाइप का बॉन्ड एंगल बनता है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। देखो ना, ये लोग आपस में क्या बना रहे हैं, ये एक स्क्वायर बन रहा है, देखा? तो स्क्वायर है तो 90 डिग्री पे है, और ये इसके साथ बनाता है 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, टोटल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। 120 यहाँ पर शायद नहीं बनता है, 90 डिग्री ओनली। PCl5 है भैया, PCl5, अच्छा सारे के सारे कोवेलेंट है, क्योंकि ये भी पी ब्लॉक का है, ये भी पी ब्लॉक का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? कम है। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम है, पिछले क्लास में सिखाया था। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है। NaCl हाईली पॉजिटिव, सोडियम क्लोरीन नेगेटिव, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। S ब्लॉक पी ब्लॉक की बॉन्डिंग होती है तो कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनता है, उसी को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक के नाम से जानते हैं, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। यहां तो ये भी पी ब्लॉक से, ये भी पी ब्लॉक से, दोनों की नेगेटिविटी सेम लगभग ना, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। और कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, वीक बॉन्ड है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो उसका नेचर से लेके ऑक्सीडेशन स्टेट लाओगे तो फ्लोरीन के ऊपर ये बॉन्ड टूटेगा तो फ्लोरीन पे क्या आएगा? माइनस, सल्फर पे क्या आएगा? प्लस। ऐसे 6 जगह है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया सर? +6 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट मैं कह रहा हूं दोस्तों कि +4 से ज्यादा आया तो भी मैं एक चीज सिखाया हूं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज्यादा आता है तो एसिडिक नेचर का होता है, ये बेसिक अम्लीय प्रवृत्ति का होता है कि क्षारीय, तो ये +4 से ज्यादा है मतलब एसिडिक नेचर का है। तो SF6 अम्लीय है कि क्षारीय, ये बात का भी आप लोग निर्धारण कर पा रहे हो कि सर गैस तो है पर एसिडिक नेचर का गैस है। इतना सब कुछ हम स्ट्रक्चर ट्रेस करके सीख सकते हैं, जान सकते हैं, फील कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, और वही फीलिंग आप लोगों को करना सीखना है। PCl5 वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोग इसको जगह जगह यूज करते हो। PCl5 PCl3 है ना। तो भैया PCl5 फास्फोरस, बीच में फास्फोरस की औकात है 5 बॉन्ड बनाने की, पांचों क्लोरीन इस तरीके से कुछ जुड़ जाएंगे हमारे, क्योंकि क्लोरीन तो हेलोजन मेंबर है, तो भैया सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। तो कितने सिग्मा कितने पाई? 5 सिग्मा 0 पाई, 0 लोन पेयर। हाइपरवैलेंट कंपाउंड है कि नहीं फास्फोरस? बिल्कुल है सर। 5 बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा ना सर, इसका हाइपरवैलेंट तो हो गया ना सर। ये देखो ना, इससे पूरा 6 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन आया ना, ये भी हाइपरवैलेंट है कि नहीं है? हाइपरवैलेंट मतलब जिसके सेंटर एटम में ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए, मतलब अष्टक नियम से ज्यादा चले जाए, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए। देखो 12 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ये 10 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। ऐसे कंपाउंड हाइपरवैलेंट कंपाउंड होते हैं, और ऐसे कंपाउंड भी हमारे धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। डजंट मैटर कि हर कंपाउंड आपका अष्टक नियम का पालन करे, ये जरूरी नहीं है। बाकी सब इसका पूरा पोल पट्टी खोल दोगे ना, कितना सिग्मा दिख रहा है सर? सीधा सीधा 5 सिग्मा दिख रहा है, पहला पॉइंट है ना। लोन पेयर 0, पाई बॉन्ड 0। ओके, दूसरा पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन लेने जाऊंगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर करता हूं, सिग्मा 5 है, लोन पेयर 0 है, टोटल 5 आया। तो हाइब्रिडाइजेशन का नेचर क्या आ गया सर? S p की पावर में 3, टोटल 5 था ना, S की पावर 1 p की पावर 3, और बगल में क्या हो गया? D, बगल में क्या हो गया? D।
अब ऑब्वियस सी बात है sp3d आया है तो इसका जो वो बनता है वो क्या बनता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बनता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्योमेट्री बनेगा इसका, और क्या है ना जी। अब चलो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो भैया। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो अगर ये एक क्लोरीन टूटता है, ये बॉन्ड तोड़ेगा अगर, तो क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है तो -1, तो इस पे क्या छोड़ा +1, ऐसे ये भी -1, यहाँ क्या छूटा +1, -1 +1 -1 +1। आप लोग ऐसे लेते थे ना ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका x ले लेते हो, +5 टाइम -1 = 0 से इक्वेट कराओगे तो भी वही आंसर आएगा जो यहां से आएगा। पर हाँ, ये जो स्ट्रक्चर ट्रेस करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट ला रहे हो ना, ये आपको कभी गलत धोखा नहीं देगा। बट जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करके केमिस्ट्री में आंसर लाने की कोशिश करते हो ना, वो आपके साथ गच्चा जरूर करेगा। आज ही की वीडियो में गच्चा करवाता हूं, टेंशन मत लो, आगे बस देखते रहो। वीडियो कितना भी बड़ा बन जाए, आप यकीन कीजिए आज का वीडियो आप सब लोग को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। अगर आज का वीडियो आपने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, आप यकीन कीजिए आप अपने एग्जाम में कम से कम 4 सवाल सही निकाल लोगे आज के वीडियो पे। ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूं। आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें हम डील कर रहे हैं। अब इन्हीं पे तो सवाल आ जाता है, कई बार पूछ देगा हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर बता दो। ठीक है, चलो बताओ एसिडिक कैरेक्टर की बेसिक कैरेक्टर, तो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आया, मतलब अपन समझ गए कि ये अम्लीय व्यवहार शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। क्यों? क्योंकि 4 से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या आया है सेंटर एटम का। मजा आ रहा नहीं आ रहा भाई? मजा आना चाहिए। छठवां 7वां कॉन्सेप्ट, और सोचो, और क्या सोचोगे, किस नेचर का बॉन्ड होगा। तो भैया ये पी ब्लॉक से है, ये भी पी ब्लॉक से है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा नहीं है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? तो सर कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, तो बॉन्डिंग कैरेक्टर भी आप समझ गए। अगर कोवेलेंट बॉन्ड आया है मेरे दोस्तों, तो फिर आप तत्काल प्रभाव से समझ गए कि इसका स्टेट बताओ। स्टेट मतलब पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा नहीं, स्टेट मतलब कौन से फिजिकल स्टेट, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो भैया सॉलिड तो होगा नहीं, आयनिक कैरेक्टर नहीं है, सॉलिड लेना नहीं है। एक्सेप्शन होते हैं कोवेलेंट में भी। अब जैसे डायमंड कोवेलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजी यौगिक है, बट वो सॉलिड है। इनफैक्ट धरती के सबसे कठोरतम पदार्थों में से एक लिया जाता है। अब सब लोगों को लगता है कि हीरा सबसे कठोर है, ऐसा नहीं है दोस्त, हीरे से भी ज्यादा कठोर है। बोरोन नाइट्राइड है, ये सारी चीजें हीरे को भी मात देती हैं। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में तो अपन समझ गए ये गैस स्टेट में है, प्योर कोवेलेंट है तो गैस स्टेट में है। और क्या सोच सकते हो? हर चीज आप जो सोचोगे ना, मैं यहां पर आप लोग को खत्म करा के दिखा दूंगा। दिस इज पावर ऑफ साइंस। सोचने बस आना चाहिए, फ्लो करने आना चाहिए, और इन सारे सेगमेंट्स पे आपको पता है सवाल बन जाते हैं कई कई बार। क्लियर हो रहा है बात? चलो, और भी कुछ सोच सकते हो तो सोचो, बताओ, फिर यही डील करेंगे हम लोग। क्या सोच सकते हैं और वही है यार। ठीक है, चलिए दोस्तों, SO3 भैया कैसे बनेगा? ये है सल्फर सेंटर एटम, बीच में सल्फर की औकात है 6 बॉन्ड बनाने की। एक ऑक्सीजन जुड़ता है डबल बॉन्ड से, तो ये देखो ट्रिपल बॉन्ड से 3 ऑक्सीजन, कुछ डबल बॉन्ड से 3 ऑक्सीजन जुड़ गए, सल्फर के भी 6 बॉन्ड बन ही गए। ठीक है, डबल बॉन्ड दिखा है। अगर डबल बॉन्ड दिखा है दोस्तों, तो आप सबको पता है कभी भी डबल बॉन्ड आपको दिखे, मल्टीपल बॉन्ड आपको दिखे, तो मैंने पिछले क्लास में आपको थ्योरी लेक्चर में ये बातें पढ़ा रखी थी कि अगर मल्टीपल बॉन्ड हमको दिखता है, मतलब कि वो कंपाउंड कैसा है? कोवेलेंट है। कंपाउंड कैसा है? कोवेलेंट है। अगर कोवेलेंट है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पुअर है। बॉन्ड स्ट्रेंथ पुअर है मतलब कौन से स्टेट में आएगा? गैसियस स्टेट में आएगा। कौन से स्टेट में आएगा? गैसियस स्टेट में आएगा। तो आप SO3 को देख के उसका नेचर बता पा रहे हो, सब कुछ बता पा रहे हो। और बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा सर? तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं चेक करूंगा मेरे दोस्तों, स्ट्रक्चर से कैसे चेक होता है, तो आप अगर इस बॉन्ड को तोड़ रहे होते, या अगर ये बॉन्ड हमारा टूट रहा होता, तो ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन है, बिकॉज 2 बॉन्ड एक साथ टूट रहा है, तो ऑक्सीजन पे -2 तो सल्फर पे दोस्तों +2। यहां से भी इस ऑक्सीजन पे -2 तो सल्फर पे +2, यहां से इस ऑक्सीजन पे -2 तो सल्फर पे +2। टोटल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आया सर +6 आते ही चीख के ये बात बता रहा है कि भैया कंपाउंड कैसा होगा? कंपाउंड सर एसिडिक होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। कंपाउंड कैसा होगा? एसिडिक होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सोच पा रहे हो कि नहीं भाई? और सोचो, और क्या और सोचता हूं सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट कर देता हूं, तो ये देखो ये है 1 सिग्मा 1 पाई। अभी बताया था आप लोग को कि कभी भी
डबल बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड आए, सिग्मा 1 लेना, जो एक्स्ट्रा बच जाए वो पाई के लिए गिनना। इधर भी देखो सिग्मा पाई, यहाँ भी देखो सिग्मा पाई, कांता पाई, है ना। टोटल कितना सिग्मा, 3 सिग्मा। कितने पाई इस स्ट्रक्चर में, 3 पाई। कितने लोन पेयर, 0 लोन पेयर। हमको हाइब्रिडाइजेशन लेना है दोस्तों, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम सब जानते हैं क्या लेना पड़ता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, इसीलिए पाई बॉन्ड को नॉन ज्योमेट्रिकल बॉन्ड बोलते हैं। और ज्यामितीय बंध पूछता है, ये सवाल आ चुका है, यूपीएससी में पूछा है। विच बॉन्ड इज टर्म्ड एज नॉन ज्योमेट्रिकल बॉन्ड, कौन अज्यामितीय बंध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में था सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, कुछ भी ऐसे भी डाल दिया था, ठीक है। ऑप्शन होगा पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन से ही ज्योमेट्री बनती है, संरचना का निर्माण होता है। पाई बॉन्ड वहां हिस्सेदारी ही नहीं ले रहा है, इसलिए पाई बॉन्ड नॉन ज्योमेट्रिकल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल है, मैं बोल रहा हूं ना, आज के लेक्चर को ना आंधी तूफान उड़ा देंगे हम लोग, ठीक है। बस देखते जाइए, बोर नहीं हो रहे हो ना, और लास्ट में फीडबैक जरूर देना, ओके। तो सिग्मा है 3, लोन पेयर है 0, टोटल कितना आ गया 3 आया है, मतलब s का पावर 1 जाएगा, p का पावर 2 जाएगा, टोटल क्या आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया है, इसका मतलब आप समझ गए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ट्रायगोनल प्लेनर बोलते हो ना इसको। लोन पेयर तो आया नहीं है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी सर, प्लेनर ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो इतनी सारी चीजों का जवाब आप दे पाओगे अगर आप स्ट्रक्चर बना पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर बनाना बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा एहसास है, ठीक है। चलिए अब रेडॉक्स देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट भी यही गिन दे रहे हैं, मजा आ रहा है ना भाई। चलिए आगे मैंने कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला दिया है कार्बोनिक एसिड, अब मैं डायरेक्ट ना क्या करूंगा, इनका स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा। या आप वीडियो को रोक के पहले आप लोग क्या करो, स्ट्रक्चर बना लो, और जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स पे हम बात कर रहे थे कि वो सॉलिड स्टेट में आएगा कि लिक्विड की गैस में, उसका नेचर कोवेलेंट होगा कि आयनिक होगा कि दोनों होगा, कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, एसिडिक आएगा कि बेसिक आएगा, ये सारी चीज़ों को आप लोग ना वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक के खुद से प्रयास करो। कर लिए होगे? अब क्या है, ये आपके पास दिव्य शक्ति है वीडियो रोकने की। मैं मानता हूं कि आप ये कर लिए होंगे और पूरी ईमानदारी से कर लिए होंगे। अब हम लोग मैच कर लेते हैं, ओके। चलिए कार्बोनिक एसिड है, सेंटर एटम कौन बनेगा, जो कम है, क्योंकि सेंटर एटम होता है राजा जी, और राजा तो एक होता है ना। तो ये कई बार 2 राजा भी चलाते हैं, बट अभी फिलहाल तो एक ही चलाएंगे। ये हो गया कार्बन बीच में जिसकी वैलेंसी है 4, कार्बन बीच में जिसकी वैलेंसी है 4। बॉन्ड कितने बन रहे हैं दोस्त, बॉन्ड देखो कितने बन रहे हैं। ऑक्सीजन जुड़ता है डबल बॉन्ड से, ऐसे 3 ऑक्सीजन है, ऐसे ही 6 बॉन्ड हो गए। बात समझ में आ रहा है? कार्बन की औकात है 4, 3 ऑक्सीजन जुड़ेंगे 6 बॉन्ड से, और हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल कितने बॉन्ड इस कंपाउंड में बनने चाहिए सर? 8। हमारे पास 4 रुपए है और हमको 8 रुपए का सामान लेना है, क्या करेंगे भाई? आप जाके बोलेंगे भैया उधारी दे दो, दे देगा? नहीं देगा। अरे मान लो अगर मैं बंदा हूँ उड़ीसा का, और मैं जा रहा हूँ केरला में, और वहाँ जाके बोल रहा हूँ किसी दुकानदार से भैया 4 रुपये है, 8 रुपये का सामान दे दो, उधारी ले लेना। वो पहचानता है आपको? नहीं पहचानता, नहीं देगा, मारेगा अलग, उधारी नहीं चलेगी। और क्या सोच सकते हो? इसकी औकात है 4 बॉन्ड बनाने की, बट यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 6 बॉन्ड बने, 8 बॉन्ड बनेगा। 3 ऑक्सीजन, 2 डबल बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन जुड़ना ही भाई उसको डबल बॉन्ड से, वो नहीं मानेगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते, वैसा नहीं चलेगा उसको, ठीक है। एलिमेंट्स है वो, इंसान नहीं है। चलो 4 रोटी की जगह आज 2 रोटी खा के सो जाता हूँ, इनको पूरा चाहिए। तो भी अब उधारी तो चलेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग। तो नोट करके अपने दिमाग में ये पॉइंट लिख लेना कि कभी भी जो बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ आ रही है, अगर वो बॉन्ड बनाने की एक्चुअल कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो जितने H है ना दोस्तों, उतने OH चिपका देना। जितने H हैं उतने OH जोड़ देना, बात खत्म। तो भैया यहाँ कितने H हैं सर? 2 H हैं, तो अपने जे पास 2 OH लगा दिया मैंने, टुडुन। समझ में आया? अब बचा क्या? 1 ऑक्सीजन, और वो डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ दिया, कहानी हो गई खत्म। ट्रिक याद रहेगा कि कभी भी जो सेंटर एटम है, अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड ज़्यादा आने लगे, तो अपने को क्या करना है, जितने H दिखेंगे उतने OH चिपका देने का, कहानी खत्म। हमेशा बन जाएगा स्ट्रक्चर। यहाँ देखो हर एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है, इसने भी डबल बॉन्ड बनाया, इसको भी देखो, इधर से कार्बन से 1 बॉन्ड है और 1 बॉन्ड बीच में हाइड्रोजन में हाइड है ना,
ए भाई ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा है भाई, आया बात समझ में। सिमिलरली यहाँ भी वही हाल है, ठीक। तो अब आप बताइए इस पूरे स्ट्रक्चर में अब आप क्या क्या चीजें ला लिए। देखो हर ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, हर हाइड्रोजन ने सिंगल बनाया, कार्बन ने भी अपने 4 के 4 बॉन्ड पूरे बना लिए, बन गया ना पूरा पूरा कहानी। तो अब बताइए यहां पर क्या क्या चीजें मिली। पहला पॉइंट, कंपाउंड कोवेलेंट है कि आयनिक है सर, तो साफ दिख गया। डबल बॉन्ड जब भी जुड़ता है तो हम समझ गए कि सर ये कोवेलेंट है। क्या है सर? कोवेलेंट है। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि कार्बन, ये चलो थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी पाया जाएगा इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ना। अगर हाइड्रोजन को मैं मेटालिक काउंट करता हूं इस ब्लॉक की फैमिली से, तो थोड़ा सा कोवेलेंट भी है, थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी रहेगा। इसीलिए मैं बोला कि परफेक्ट कोवेलेंट, परफेक्ट आयनिक यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, ठीक। अच्छा फिलहाल तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि ये भी पी ब्लॉक का था, ये भी पी ब्लॉक का था, तो ये वाला बॉन्ड भी कोवेलेंट है, ये वाला बॉन्ड भी कोवेलेंट है। ये साइलेंटली आयनिक है, थोड़ा सा आयनिक है, और ये तो प्योर कोवेलेंट है। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, ये कौन से स्टेट में रहेगा? थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर ले लिया है तो गैस भी नहीं रहेगा, सॉलिड भी नहीं रहेगा, लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड। ऑक्सीडेशन स्टेट लाओगे तो इस ऑक्सीजन पे भैया ये बॉन्ड टूट रहा ना। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेंटर एटम बस का लेते हैं, केंद्रीय परमाणु का लेते हैं, सबका नहीं लेते रहते हैं। तो -1, इसका भी -1, इधर क्या आ रहा है सर? -2, तो यहां छोड़ेगा +2। ये -1 से +1, ये -1 से +1, तो टोटल क्या आ रहा है सर? +4। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों? ऑक्सीकरण अवस्था +4 आ गई। अगर +4 आई मतलब आप समझ गए कौन सा नेचर है? एसिडिक। इसका नाम भी है कार्बोनिक एसिड, सबको पता है। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सिग्मा बॉन्ड बताओ, तो कितने सिग्मा आ रहे हैं? टोटल कंपाउंड में सिग्मा आ रहे हैं 1 2 3 4 5। टोटल कंपाउंड में कितने सिग्मा? 5 सिग्मा। लोन पेयर पाई बॉन्ड 1 पाई, लोन पेयर 0। बट हाँ हाइब्रिडाइजेशन जब आप लेते हैं ना, याद रखना हाइब्रिडाइजेशन जब भी आप लेते हैं तब सेंटर एटम से जुड़े हुए सिग्मा बॉन्ड ही बस गिनते हैं। और इस बार सेंटर एटम, केंद्रीय परमाणु, कार्बन से कितने सिग्मा जुड़े हैं मेरे प्यारे साथियों? तो खाली 3 ही सिग्मा जुड़े हैं। ये जो दोनों सिग्मा बॉन्ड थे ना, ये कार्बन के डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं है। अगर कार्बन से सीधा सीधा नहीं जुड़े हैं तो वो लोग संकरण में नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि संकरण में केवल केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय परमाणु को देखना रहता है। कौन कहां जुड़ा है, जापान जर्मनी में जाकर जुड़ा, उससे हमको लेना देना नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करने चला तो 3 ही सिग्मा लेना है, और लोन पेयर तो आया नहीं है, तो टोटल 3 बोले तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या हो गया सर? sp2 हो गया। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। बॉन्ड एंगल भी इसका पता चल गया 120 डिग्री। ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक नेचर उचर, इतनी सारी बातें आप बस एक स्ट्रक्चर ट्रेस करके ला पाते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर ट्रेसिंग मस्ट है। समझ में आया? चलो अब आ जाओ। POCl3 सिंपल है। P हमेशा डबल बॉन्ड O कर देना। हर बार याद रखो कभी भी कोई भी ऑक्सी एसिड होगा तो एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। मैं नोट कर दे रहा हूं भाई, नोट में सिंपल सा पॉइंट लिख रहा हूं मैं। इन ऑक्सी एसिड मतलब जहां पर ऑक्सीजन रहे, जैसे H2SO4 ऑक्सी एसिड है, पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या ऑक्सी एसिड है क्या? नहीं है सर। तो इन ऑक्सी एसिड एटलीस्ट वन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट। ये ऑक्सी एसिड की खास बात रहती है इस जनरली, ठीक है, हर बार ऐसा कोई ठेका नहीं ले रखा है, बट मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता ही है, ठीक। ये नोट को आप लोग बॉक्स में रख लो। ऑक्सी एसिड के केस में आपको ये लगाना रहेगा। तो ये ऑक्सी एसिड है, डबल बॉन्ड लगाया, फास्फोरस की बॉन्ड कैपेसिटी 5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी 5 आ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर का है, SOF6। अब मैं सबका क्या कर रहा हूँ, डायग्राम बस बना दे रहा हूँ दोस्त, बाकी तो आप लोग समझदार हो ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही सही ला भी लिए होंगे। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, जिसमें कुछ इस तरीके से आपका बन रहा है ना। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं सर? तो साफ दिख रहा है टोटल 5 सिग्मा 1 पाई 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन 5 सिग्मा लोन पेयर 0 है तो sp3d आएगा। ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल आएगा, और देख लेना वही आता है ना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब याद भी नहीं आ रहा है पर गलतियां तो नहीं हो रही होंगी। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करोगे तो -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +4 आ चुका है, -2 +2 +6 आया। +6 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रहा है मतलब कंपाउंड एसिडिक है कि बेसिक है दोस्तों? तो एसिडिक है।
कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो SOF4 अगर दे दिया जाता और अम्लीय और क्षारीय व्यवहार पूछ देता तो आप समझ गए कि एसिडिक है। अगर इन्हीं दोनों में पूछ देता कि ज्यादा एसिडिक कौन है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट करा रखा है एसिडिक बेसिक नेचर आप लोग को, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया कि जितना ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था आता है वो कंपाउंड उतनी ज्यादा अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो वो ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू इससे। ओके, चलिए बाकी इसका भी स्ट्रक्चर बना लिए होगे। मैं अब स्ट्रक्चर पे सीधे सीधे आता हूं। तो जेनॉन बीच में आ गया। जेनॉन की वैलेंसी है 8 क्योंकि ये नोबल गैस फैमिली से है। एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ना ही है और बाकी क्या जोड़ेंगे, हमारे पास 4 फ्लोरीन है तो चारों फ्लोरीन को ऐसे जोड़ दीजिए आप, है जी। और एक क्या जुड़ेगा हमारा, लोन पेयर लाइक दिस, ये हमारा एक लोन पेयर, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 8। तो भैया इस बार का पूरा खेल बताओगे इसके केस में। डबल बॉन्ड देखे और साथ में ये भी पी ब्लॉक का, ये भी पी ब्लॉक का, मतलब भैया पूरी तरह से कोवलेंट है। क्या है, कोवलेंट है, सहसंयोजी है। एक बात। दूसरी बात, कौन सा गैस स्टेट में आएगा कि लिक्विड की उसमें, तो भैया गैस स्टेट में। पूरे के पूरे नोबल गैस में केवल जेनॉन ही है जो कंपाउंड बनाता है, बाकी कोई नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाता। अब जेनॉन के पास स्पेशल कैरेक्टर है, पी ब्लॉक में समझाऊंगा मैं इसको। और वो भी ना सबके साथ नहीं बनाता, जिसके साथ उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मैच करती है केवल उन्हीं पे जाता है, मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसके अलावा जेनॉन चाहेगा नाइट्रोजन से, तो धरती पे तो नहीं बनाया है, किसी और प्लेनेट पे बना लिया होगा, अलग बात है। खाली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फ्लोरीन से बनाता है। नाइट्रोजन कार्बन से जेनॉन की कोई बॉन्डिंग कभी नहीं होती और किसी भी एलिमेंट से नहीं होती, खाली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही जुड़ता है। चलो सिग्मा पाई भैया, कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 सिग्मा, 1 पाई, 0 लोन पेयर। ये आते ही आप हाइब्रिडाइजेशन ला पाते हो तुरंत। सेंटर एटम से सब डायरेक्ट जुड़े हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया 5 + 0। 5 + 0 का मतलब ही आप समझ गए sp3d। sp3d का मतलब आप समझ गए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चेक कर लेना भाई, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना आएगा, तो भैया एक 90 डिग्री आएगा, एक 180 डिग्री, 120 डिग्री आएगा। ओके, तो इतनी सारी बातें। ऑक्सीडेशन स्टेट ला पा रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट में देख रहे हो -1 + 1 -1 + 1 सब जगह से, और ये -2 + 2, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आ रहा है दोस्तों, +6 आ रहा है। +6 इस बात की गवाही दे रहा है कि ये क्या है, एसिडिक कंपाउंड है, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। स्ट्रक्चर बना रहे हो, भड़भड़ा की चीजें आ रही हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट से लेके आप उसका व्यवहार, उसका पूरा फिजिकल खानदान बता दे रहे हो ना, उसके पास क्या प्रॉपर्टी नहीं है जी। मजा आ रहा नहीं आ रहा है। चलिए, तो होप सो यहाँ तक की बातें आप लोग को क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ गई होंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक, आगे बढ़ें। अभी कंपाउंड तो बहुत बाकी हैं दोस्तों। अब इतने सारे कंपाउंड दे रखे हैं हमारे ऑक्सी एसिड वाले। अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा दोस्त, बाकी सारा काम अब आप लोग के लिए रहेगा। तो चलो स्ट्रक्चर बनाने में आते हैं। भी आया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन आ गया बीच में। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड में मैंने बोल दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो रखने ही रखने हैं, तो ये डबल बॉन्ड 1 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 इलेक्ट्रॉन की है, तो ऑब्वियस सी बात है एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर से भी आ जाएगा। अब हमको पता है, देखो नाइट्रोजन की औकात है 5 बॉन्ड बनाने की। कितनी? 5 बॉन्ड बनाने की। बॉन्ड कितने बन रहे हैं? बॉन्ड बन रहा है सर 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, 3 ऑक्सीजन आया तो 6 बॉन्ड तो यहीं पे हो गए, और एक हाइड्रोजन भी अलग से बनाएगा ना भैया, तो टोटल कितने बॉन्ड? अरे ये 6 1 7, औकात है 5 की। 5 रुपये रखी और 7 रुपये का सामान खरीदना है, तो क्या करते हो बताओ जल्दी। जितना हाइड्रोजन है उतना OH ठूस देंगे और क्या करेंगे। तो हो गया, हाइड्रोजन 1 है तो 1 OH लगाया। कई बार इसी स्ट्रक्चर को ना डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होता है, तो रिपल्शन होने के कारण ना कई बार आप लोग, कई बुकों में आप लोग इसको ऐसा भी देख सकते हो, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक डबल बॉन्ड को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लग जाने से क्या होता है ना, कि जो रिपल्शन रहता है ना, डबल बॉन्ड रिपल्शन, मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्शन, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर अपने आप में सही है। ठीक, ये हमारा हो गया। बाकी अब सारा व्यवहार ला लोगे,
इसमें कौन कौन सा नेचर पाया जा रहा है, तो बॉन्ड कोवेलेंट टाइप का भी मिल रहा है, आयनिक भी मिल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में आयनिक का चांस है, पार्शियल आयनिक पर है, और कोऑर्डिनेशन भी मिल रहा है। तो तीनों टाइप का बॉन्डिंग पाया जाता है, ये पूछे हुआ सवाल है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, पूछता है उसमें, SSC रेलवे में भी कई बार पूछ चुका है, और ऐसे इंडिया के तो बहुत सारे जो नीट IITs है उनमें तो पूछता ही है, नीट भी पूछा है। अमोनियम क्लोराइड में किस टाइप का बॉन्ड पाया जाएगा, तो सब पाया जाएगा, कोवेलेंट भी, आयनिक भी और आपका कोऑर्डिनेशन भी। ऐसे ही आपका नाइट्रिक एसिड में भी लगभग तीनों ही टाइप के बॉन्ड मिलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो अब आता है वेरी फेमस, द किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज एसिड किंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा। क्यों बोलते हैं अम्लों का राजा? क्योंकि भैया कमर्शियल लेवल पे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपाउंड बनाने में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। औकात है 6 बॉन्ड बनाने की। कैसे 6 बॉन्ड? क्योंकि इसका आप लोग वैलेंसी चेक करोगे सल्फर का, तो सर ये 286 में टिकेगा, है ना जी, बोरबरी स्कीम। आखिरी कोर्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। बनाने कितने बॉन्ड है, तो एक ऑक्सीजन बनेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। हमारे पास 4 ऑक्सीजन वहाँ है तो 8, तो ऐसे ही बॉन्ड दिख गया। और बचा हमारे पास 2 हाइड्रोजन, वो भी 2 बढ़ा दिया, 10 बॉन्ड बनाना है। 4 औकात है 6 की, बनाना है 10। क्या करना है, शेयरिंग करा देना है भाई, मिलजुल के कर लेते हैं ना, ठीक है, शेयरिंग कर देंगे। तो भैया जितने हाइड्रोजन है उतने OH चिपकाओ, पहले जितने हाइड्रोजन है उतने OH चिपक गए। ऑक्सी एसिड है, मतलब डबल बॉन्ड O तो आना ही था। कितने ऑक्सीजन यूज हो गए सर? 3, 1 बचा है। और कितने बॉन्ड सल्फर ने बनाया सर? केवल 4 ही बॉन्ड बनाया, मतलब 1 डबल बॉन्ड O से ऐसे जुड़ जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आपका सल्फ्यूरिक एसिड। मजा आ रहा है कि नहीं? स्ट्रक्चर बनने से तो आप बाकी सारा चीज तो ला ही लोगे क्या? अरे डबल बॉन्ड दिख गया, मतलब कोवेलेंट है, गैसियस है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रहा है। सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करूंगा तो भैया हमारे पास 6 सिग्मा 2 पाई। और हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा सर? सिग्मा 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 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल आएगा। सब कुछ कैसे दिख गया कि ओले की स्ट्रक्चर आते ही, ठीक है। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, क्लोरीन आ गया बीच में। ऑक्सी एसिड है तो भैया डबल बॉन्ड O से 1 चिपका दो। अब सीधी सी बात है, क्लोरीन की औकात है 7 बॉन्ड बनाने की। कितनी? 7 मैक्सिमम कोवैलेंसी, क्योंकि 3rd पीरियड एलिमेंट है ना। सब बताया हूं पिछले क्लास में कि 2nd पीरियड एलिमेंट तक के जितने भी तत्व होते हैं द्वितीय आवर्त के, उनकी वैलेंसी फिक्स रहती है, कोवैलेंसी। बट 3rd पीरियड और ऑनवर्ड्स की वैलेंसी बदल सकती है। जैसे ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड से जुड़ेगा। उसी के ग्रुप का मेंबर है सल्फर, दिखाया था पिछले क्लास में पूरा एकदम एक्सप्लेन करके कि 2 भी बॉन्ड बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है। ये देखो 6 बॉन्ड बना रहा है ना, क्योंकि वो 3rd पीरियड और उसके बाद के एलिमेंट अपनी कोवैलेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो क्लोरीन भी, हेलोजन तो हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, पर यहाँ क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है। अब बॉन्ड बनाएगा 7, कैसे बनाएगा? देखो इधर से डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, भैया बॉन्ड बना सकता है 7। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ो, 4 ऑक्सीजन 8 हो गए, 1 हाइड्रोजन हो गया 9। औकात 7 की, बनाने 9 है, मतलब जितने H दिखे उतने OH ठेल दो और बाकी सब तो जिंदाबाद, बन गया स्ट्रक्चर। कितना सिंपल था। डबल बॉन्ड ही ज्यादा आ रहे तो कोवेलेंट कैरेक्टर, गैसियस स्टेट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एसिडिक कैरेक्टर, हो गया कहानी खत्म। सब तो बता पा रहे हो ना। अब फास्फोरस औकात है 5 की, बना रहे 8, 3 11 बॉन्ड। तो भी ऐसे केस में क्या करो, जितने H हैं उतने OH जुड़ेंगे, हो गया कहानी खत्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस एसिड हमेशा याद रखना, 1 ऑक्सीजन कम करते तो इक से बन जाता है अस। तो H3PO4 फास्फोरिक एसिड था, तो H3PO3 फास्फोरस एसिड होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप यहां से समझेंगे कि ये आ गया फास्फोरस बीच में, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा, ठीक। अब करना क्या है, तो देखो ध्यान से, इधर 1 OH जोड़ दिया, इधर भी 1 OH जोड़ दिया, पर इस बार ना क्या हुआ, ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन 3 ही थे। अभी क्या बच गया है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, 4 बना रखा है, 1 बाकी है, और हाइड्रोजन बस 1 बाकी है। ऑक्सीजन तो खत्म हो गए हैं, तो मेरे प्यारे साथियों सीधे हाइड्रोजन ही यहाँ पर फास्फोरस से अटैच हो जाएगा। आए बात समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सा एसिड है, तो सर ये ट्राइबेसिक एसिड है। क्या है? ट्राइबेसिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड कैसा एसिड है? ट्राइबेसिक एसिड। क्यों? क्योंकि एसिड तो है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है ना।
क्योंकि 3 एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब ऐसे हाइड्रोजन, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कितनी सारी नई नई बातें आपको बता रहा हूँ मैं। एसिडिक हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद्युत ऋणी तत्व से सीधा जुड़ा हो, जैसे ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से, इनसे जुड़ा है, या क्लोरीन कभी कभी चल जाता है, तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। उसी को हाइड्रोजन बॉन्डेड भी बोल सकते हो। और जिसके में एसिडिक हाइड्रोजन रहता है वो उतना ज़्यादा एसिड कहलाता है। यहाँ 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे, इसलिए इसको ट्राइबेसिक एसिड बोला, मतलब त्रिक्षारीय अम्ल के नाम से जाना। यहाँ देखो कितने एसिडिक हाइड्रोजन है सर, केवल 2 है, इसलिए ये क्या है, डाइबेसिक एसिड। तो इसके ऊपर भी कई बार सवाल बोल देता है ना भाई। बाकी सब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कोवेलेंट आयनिक नेचर, फलाना ढिंका कौन से स्टेट में पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाएगा, गैस स्टेट में पाया जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा आए हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। इसका अम्लीय व्यवहार, ये डाइबेसिक एसिड क्यों कहलाया, क्योंकि 2 ही एसिडिक बॉन्ड आया। चलो इसका नाम याद रखो ना, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ई का बनाएगा भाई, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। फास्फोरस आ गया बीच में, टुचुक से बीच में ला दिया फास्फोरस वा को। अब कितने बॉन्ड हैं, तो भैया बॉन्ड हैं, तो भैया ऑक्सी एसिड है, तो एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो लगाना ही पड़ेगा, है जी, एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा ही लगेगा। बाकी आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैंने एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ दिया, फास्फोरस की औकात केवल 5 बॉन्ड बनाने की है, केवल कितने की है, 5 बॉन्ड। तो एक ही हाइड्रोजन जोड़ पाओगे ना, ये 2 हाइड्रोजन का मुंह ताकेंगे, नहीं ताकेंगे, उन लोग झगड़ा कर देंगे। उन लोग क्या करेंगे, ये बॉन्ड हटवाएंगे और ओ के साथ जाके खुद एक हाइड्रोजन खड़े हो जाएगा, और बाकी एक हाइड्रोजन ऐसा। इज दैट क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है। तो अब बताओ ये कैसा एसिड बन गया, ये बन गया सर एक ही एसिडिक हाइड्रोजन आया जो ऑक्सीजन से सीधे जुड़ा था, दिस इज मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक, डाइबेसिक कैसे चेक कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना। इसे हम लोग एकल क्षारीय अम्ल के नाम से जानेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर लोगे, आराम से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो ध्यान समझो, यहाँ पे +1, यहाँ -1, हाइड्रोजन प्लस लेता है, +1 -1, ऑक्सीजन का -2, तो फास्फोरस पे +2, ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे -1, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, तो +1 -1 कैंसल, +2 और -1 मिला जुला के इस बार इस क्वेश्चन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया सर, +1 आया। ठीक है, तो ये पूछा हुआ सवाल है हाइपोफॉस्फोरस एसिड में, सॉरी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, नॉट अस, करेक्शन कर लेंगे दोस्तों। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग +1 लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर इन तीनों में कंपेयर करना पड़ जाए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो इसका +1 आया है, इसका चेक कर लो, -1 +1 -1 +1 मतलब 1 और 3, इसका कितना आया, +3 आया, और इसका तो +5 आया है। तो इन तीनों में अगर बात करेंगे फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो भैया फास्फोरिक अम्ल है, जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका एसिडिटी भी उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से आप लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे पेरोक्साइड बॉन्ड का, पेरोक्साइड लिंकेज का। ठीक है, पर आज चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और पेरोक्साइड लिंकेज में भी मैंने बहुत से क्वेश्चंस कवर मुझे कराने हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चन, और ये सारे हाई क्वालिटी के क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब ये आप लोग के इंडिया के प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में पूछे हुए सवाल रहेंगे। तो इन सारे सवालों को अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पेरोक्साइड बॉन्ड क्या है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे बनता है पेरोक्साइड लिंकेज, ये सारी चीज़ों पे अब हम लोग अगले क्लास में बात करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, फिर पेरोक्साइड लिंकेज जब मैं आपको सिखाऊंगा वहाँ आपका ज्ञान और बढ़ेगा। ठीक, मिलते हैं।